नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। मृदा, जिसे अंग्रेजी में हम सॉइल कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति भी बड़ी रोचक है। यह लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही फर्श या फ्लोर होता है। हाँ, सोलम मतलब फर्श। जी, प्रकृति ने पूरी पृथ्वी पर जीवन को पनपने के लिए यह एक फर्श बिछाया है, और इसी फर्श के वैज्ञानिक अध्ययन को, इसके जन्म से लेकर इसके स्वरूप तक को समझने की प्रक्रिया को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी। बिल्कुल, पेडोलॉजी। अब देखिए, मिट्टी बन तो गई चट्टानों के टूटने से, लेकिन ये हमेशा वही नहीं रहती जहाँ ये बनती है। अच्छा, तो ये सफर भी करती है? जी हाँ, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन मिट्टी के स्वरूप को पूरी तरह बदल देता है। उत्पत्ति और परिवहन के तरीके के आधार पर इसे हम दो बड़े हिस्सों में देखते हैं। पहली है जलोढ़ मृदा, यानी अलूवियल। नाम से स्पष्ट है, जल द्वारा ओढ़ी गई। एकदम सही। नदियां पहाड़ों से कंकड़ पत्थर तोड़कर लाती हैं और मैदानी इलाकों में बिछा देती हैं। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें हर साल नए खनिज जुड़ते हैं। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है वातोड़ मृदा, जिसे एओलियन भी कहते हैं, जो वायु यानी हवा के जरिए उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जमा होती है। राजस्थान का पूरा पश्चिमी हिस्सा जो रेतीला है, इसी वातोड़ मृदा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हवाएं रेत के कणों को मीलों दूर ले जाकर बिछा देती हैं। तो ये तो हुआ मिट्टी का जन्म और उसका सफर। लेकिन अगर हम राजस्थान में इसकी वर्तमान सेहत या स्टेटस की बात करें, तो हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो थोड़ा चिंतित करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत की कुल व्यर्थ भूमि यानी वेस्टलैंड, उसका 20% हिस्सा केवल हमारे राजस्थान में है। ये आंकड़ा राजस्थान की भौगोलिक विषमताओं को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। और इस 20% व्यर्थ भूमि के भीतर भी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे कि देखिए, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर जिले में है, जो पूरी तरह से रेतीली और वातोड़ प्रकृति की है, जहां पानी बिल्कुल नहीं टिकता। वहां तो सिर्फ रेती रेत है। जी, लेकिन अगर हम पठारी व्यर्थ भूमि की बात करें, जहां जमीन बंजर तो है, लेकिन रेत के कारण नहीं बल्कि कठोर चट्टानों के कारण, तो ऐसी भूमि सबसे ज्यादा राजसमंद जिले में पाई जाती है। राजसमंद में? अच्छा, और एक और दिलचस्प श्रेणी है परती भूमि, यानी फैलोलैंड। फैलोलैंड मतलब जो खाली छोड़ी जाती है। बिल्कुल, ये वो जमीन है जिसे किसान जानबूझकर एक या दो फसल चक्रों के लिए खाली छोड़ देता है, ताकि मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपनी खोई हुई उर्वरता और ह्यूमस को वापस पा सके। राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि जोधपुर में देखने को मिलती है। जमीन को आराम देना भी सच कहूं तो एक प्राचीन विज्ञानी है। अब इसी मिट्टी की सेहत को वैश्विक स्तर पर समझाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 को बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष भी घोषित किया था, ताकि लोग इस वर्ष को गंभीरता से लें। लेकिन सिर्फ दिन मनाने से काम नहीं चलता। मिट्टी की वैज्ञानिक जांच बहुत जरूरी है। जी। और राजस्थान में इस वैज्ञानिक जांच की नींव बहुत पहले रख दी गई थी। 1958 में राज्य की पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई थी। 1958 में जोधपुर में? हाँ, इसके बाद जयपुर और कोटा में भी लैब्स बनाई गई। इन लैब्स का काम मिट्टी का एक तरह से ब्लड टेस्ट करना था, ये जानना कि किस खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन कम है और किसमें फास्फोरस। और इसी ब्लड टेस्ट वाली व्यवस्था को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से किया गया। बिल्कुल, और मैं बता दूं, सूरतगढ़ का चुनाव कोई सहयोग नहीं था। ऐसा क्या खास है वहाँ? सूरतगढ़ का कृषि इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। 1956 में योजना शुरू होने से लगभग 6 दशक पहले इसी जगह पर रूस की तकनीकी और आर्थिक सहायता से एशिया का प्रथम यंत्रीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम यंत्रीकृत कृषि फार्म यानी मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म, बाप रे। जी, इसलिए एक बड़े कृषि मिशन की शुरुआत के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह थी। इस कार्ड योजना का नारा भी बहुत ही गहरा है, स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। और इसमें वित्तीय भागीदारी भी बैठी हुई है। केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% का वित्तीय भार उठाती है। इसका उद्देश्य किसान के हाथ में एक ऐसा कार्ड देना है जो उसे बताए कि उसकी जमीन की तासीर कैसी है और उसे किस तरह की खाद की जरूरत है। सही कहा, लेकिन कार्ड तो बन गए, पर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कार्ड से नहीं हो सकता। आप रेंगती हुई मृत्यु की बात कर रही हैं? जी, हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन की, यानी सॉइल इरोजन। इसे अक्सर किसान की रेंगती हुई मृत्यु, क्रीपिंग डेथ, या मिट्टी का क्षय रोग भी कहा जाता है, टीबी की तरह। रेंगती हुई मृत्यु, ये बहुत डरावना शब्द है। जब जमीन की सबसे ऊपरी परत, जिसमें सारा ह्यूमस और उर्वरता होती है, वही खिसककर कहीं और चली जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। बिल्कुल, रेंगती हुई मृत्यु शब्द इसलिए सटीक है क्योंकि यह रातों रात नहीं होता, ये हर दिन मिलीमीटर के हिसाब से होता है। राजस्थान में हमें अपरदन के 3 अलग अलग वैज्ञानिक तंत्रों को समझना होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे व्यापक है वायु अपरदन, जिसे क्षैतिज अपरदन, हॉरिजॉन्टल अपरदन भी कहते हैं। तेज आंधियां मिट्टी की ऊपरी परत को चादर की तरह उड़ा ले जाती हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का नुकसान इसी वायु अपरदन से होता है। इसका सबसे ज्यादा कहर जैसलमेर में दिखता है, क्योंकि वहां वनस्पति नहीं है जो हवा की गति को रोक सके। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे कम प्रभाव धौलपुर में होता है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा, धौलपुर में सबसे कम। और दूसरा तंत्र कौन सा है? दूसरा तंत्र है जल अपरदन, जो लंबवत यानी वर्टिकल होता है, जब नदियों का तेज बहाव मिट्टी को गहराई तक काटता है। चंबल नदी इसका सबसे उग्र उदाहरण है। हाँ, चंबल की बीहड़। जी, चंबल का पानी कोटा संभाग और विशेषकर सवाई माधोपुर के आसपास की जमीन को इस तरह काटता है जैसे चाकू से केक काटा गया हो। इससे गहरी खाइयां बन जाती हैं, जिन्हें हम बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड्स। यहाँ जमीन खेती के लायक ही नहीं बचती। और तीसरा प्रकार वो है जो छिपकर वार करता है, चादरी अपरदन, शीट इरोजन। जब अत्यधिक वर्षा होती है तो पानी किसी नदी की तरह नहीं बल्कि एक सपाट चादर के रूप में बहता है और पहाड़ी ढलानों की पूरी ऊपरी परत को एक साथ धो डालता है। बिल्कुल, और राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रभाव अरावली के ढलानों पर, विशेष रूप से सिरोही के माउंट आबू वाले क्षेत्र और राजसमंद में देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, अगर ये रेंगती हुई मृत्यु है तो इसका इलाज क्या है? हम उस मिट्टी को कैसे बांध सकते हैं जो पानी या हवा के साथ भाग रही है? इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि अपरदन किस तरह का है। सबसे बुनियादी और सर्वमान्य इलाज तो है सघन वृक्षारोपण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को एक जाल की तरह जकड़ कर रखती हैं। जड़ें बांध कर रखती हैं। जी, दूसरा महत्वपूर्ण कदम है चरागाहों का वैज्ञानिक विकास, ताकि जानवर अनियंत्रित चराई करके जमीन की ऊपरी परत को ढीला न कर दें।
और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पानी तेजी से नीचे आता है वहां सीढ़ीदार कृषि की जाती है, टेरेस फार्मिंग। आप पानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरता है तो उसकी गति और काटने की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल। और ढलान वाले क्षेत्रों में फालगा का बाश यानी कंटूर फार्मिंग अपनाई जाती है। इसमें ढलान की दिशा के विपरीत जुताई की जाती है ताकि हर नाली एक छोटे बांध का काम करे और पानी को सोख ले। और इसके अलावा जंगलों को जलाकर की जाने वाली झूमिंग या कहें स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना और फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाना भी बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी की संरचना बची रहे। ये वो वैज्ञानिक तरीके हैं जो इस मृत्यु को रोक सकते हैं। एकदम सही। अब देखिए, अगर हमें बीमारी और उसके इलाज को समझना है तो हमें यह भी जानना होगा कि मरीज की जेनेटिक्स कैसी है, मतलब किस क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। दुनिया भर में मिट्टी को समझने के कई तरीके हैं, लेकिन 1975 में अमेरिका के कृषि विभाग ने एक ऐसा वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया जो आज भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उन्होंने मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 5 मुख्य भागों में बांटा। 1975 का ये वर्गीकरण पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि मिट्टी के कण कैसे व्यवहार करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? इसमें सबसे पहला नाम आता है एंटीसोल का। ये वो रेतीली, बलुई और प्यासी मिट्टी है जो मुख्य रूप से हमारे पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। राजस्थान में इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लगभग 61.11%। 61%? बाप रे, मतलब ज्यादातर हिस्सा तो यही है। जी, और इसके कण बहुत मोटे होते हैं। आप इसे छलनी की तरह समझ सकते हैं। इसके कणों के बीच जगह ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जल ग्रहण क्षमता वाटर इनटेक तो बहुत अधिक होती है, यानी आप पानी डालेंगे और वो तुरंत नीचे चला जाएगा। लेकिन जल धारण क्षमता वाटर रिटेंशन ना के बराबर होती है, पानी इसमें टिकता नहीं है। छलनी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है एरिडिसोल। नाम में ही एरिड है जिसका अर्थ है शुष्क। ये शुष्क मृदा है जो अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में एंटीसोल के ठीक बगल वाले इलाकों में पाई जाती है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है इंसेप्टिसोल। इसे लाल या पर्वतीय मृदा कहते हैं। यह अरावली पर्वतमाला के अर्ध शुष्क और उप आर्द्र जलवायु वाले ढलानों पर विकसित होती है, जहां थोड़ी नमी और पत्थरों का मिश्रण होता है। और चौथा प्रकार है एल्फीसोल। ये वही जलोढ़ या दोमट मिट्टी है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी ना? बिल्कुल सही, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। यह पूर्वी मैदानी प्रदेशों में मिलती है और अपने समृद्ध खनिजों के कारण सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। और पांचवा प्रकार, जो क्षेत्रफल में तो न्यूनतम है लेकिन गुणों में सबसे खास है, वो है वॉटिसॉल। ये काली मृदा है जो हमारे दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी के काले रंग और इसकी पानी सोखने की अद्भुत क्षमता के पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक इतिहास छुपा है। हाँ, और ये इतिहास लाखों साल पुराना है। लाखों साल पहले उस क्षेत्र में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों का जो लावा ठंडा हुआ, उसी बेसाल्ट चट्टान के घिसने से ये वर्टिसोल बनी है। इसके काले रंग का कारण उस लावा में मौजूद एक विशिष्ट तत्व है जिसे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट कहते हैं। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट? जी, इसी से काला रंग आता है। जी। अब जैसे एंटीसोल यानी रेत को हमने छलनी कहा था, तो वर्टिसोल को आप एक स्पंज मान सकते हैं। स्पंज मतलब जो पानी रोक ले? बिल्कुल। इसके कण इतने बारीक और महीन होते हैं कि पानी इनके बीच फंस जाता है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये एक बार पानी पी ले तो महीनों तक नमी बनाए रखती है, जो कपास और मसालों की खेती के लिए एक वरदान है। विज्ञान की इस वैश्विक भाषा के बाद अगर हम अपने स्थानीय कृषि विभाग और नदियों के बेसिन की बात करें तो उन्होंने मिट्टी को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बांटा है। जी। राजस्थान कृषि विभाग ने कुल 14 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। जी। और इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो उस क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए, जैसे श्री गंगानगर में पाई जाने वाली साइरोजेक्स और रेवेरिना। यहाँ नहरों के लगातार सिंचाई वाले पानी ने मिट्टी की ऊपरी संरचना को बदलकर एक नई किस्म तैयार कर दी है। और अगर हम बीकानेर की बात करें तो वहाँ के क्षेत्र में जिप्सियाफेरस मिट्टी पाई जाती है, जिसके पीछे का कारण वहाँ धरातल के नीचे मौजूद जिप्सम की चट्टानें हैं। जिप्सम से जिप्सियोफेरस। हाँ। और अजमेर और भीलवाड़ा के इलाकों में नवीन भूरी मृदा मिलती है। दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी जिसमें लोहे के अंश ज्यादा होते हैं, और यही कारण है कि ये मक्का और चावल के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। वहीं बाड़मेर और जालौर के कुछ हिस्सों में लवणीय यानी खारी मृदा का विस्तार है। नदियों के बेसिन ने भी मिट्टी के चरित्र को तय किया है। बिल्कुल किया है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में जो उत्तर में है, भूरी दोमट मृदा का जमाव है। चंबल बेसिन में जहां वर्टिसोल का प्रभाव है, काली दोमट मिट्टी मिलती है जो मसालों के लिए अच्छी है। और माही नदी के बेसिन में? माही बेसिन में लाल लोमी मिट्टी है, और इसी अनुकूलता के कारण बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और पश्चिम की ओर लूणी बेसिन में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये तमाम वर्गीकरण हमें बताते हैं कि मिट्टी कितनी विविध है। इसके अलावा भी उपयोगिता के आधार पर कुछ वर्गीकरण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर की मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा है, जबकि सामान्य कृषि उपयोगिता के आधार पर इसे 9 प्रकारों में देखा जाता है, जैसे जलोढ़, काली, रेतीली, लाल पीली इत्यादि। जी, वर्गीकरण तो बहुत है, लेकिन मिट्टी का एक केमिकल टेस्ट भी होता है जो सीधे उसकी उपज तय करता है। वो है मिट्टी का पीएच मान। पीएच वैल्यू। पीएच स्केल एक थर्मोमीटर की तरह काम करता है। अगर पीएच मान 7 है तो मिट्टी उदासीन यानी न्यूट्रल है, जो कृषि के लिए एक आदर्श स्थिति है। लेकिन समस्या तब आती है जब यह 7 से नीचे या ऊपर जाता है। सही कहा। अगर पीएच 7 से कम हो गया तो मिट्टी अम्लीय एसिडिक हो जाती है। अब इस एसिड को काटने के लिए बेस या क्षार चाहिए। तो इसका उपचार क्या है? इसके उपचार के लिए रॉक फॉस्फेट, जो भारी मात्रा में उदयपुर से निकाला जाता है, या चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पीएच 7 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो मिट्टी क्षारीय, एल्कलाइन या लवणीय हो जाती है। इसे आम बोलचाल में ऊसर, रेह, कलर, थूर या नमकीन मिट्टी भी कहते हैं। इस क्षारीयता को तोड़ने के लिए जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि जमीन अचानक से क्षारीय या नमकीन कैसे हो जाती है? ये कोई जादू तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक स्पष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे केशिकाकर्षण, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। देखिए, इसे एक गमले के उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी गमले में लगातार बहुत ज्यादा पानी डालते रहें और नीचे पानी निकलने की जगह न हो तो पानी ऊपर ही जमा रहेगा। जब धूप पड़ेगी तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, लेकिन अपने पीछे जमीन के गहरे हिस्से में छुपे हुए लवण, साल्ट्स, सतह पर छोड़ जाएगा। धीरे धीरे उस गमले की मिट्टी पर एक सफेद नमक की परत जम जाएगी। ओह, तो मतलब सारा नमक ऊपर आ जाता है? जी,
और ठीक यही समस्या बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसे हम सेम की समस्या वाटर लॉगिंग कहते हैं। यानी पानी तो जीवन देने के लिए लाया गया था, लेकिन जल निकासी न होने के कारण उसने जमीन को दलदली बना दिया, मार्शी बना दिया और जमीन के अंदर का नमक सतह पर लाकर उसे क्षारीय कर दिया। और राजस्थान में ये सेम की समस्या दो मुख्य जगहों पर एक भयानक रूप ले चुकी है। हाँ, पहला है उत्तरी राजस्थान का घग्गर बेसिन। यहाँ इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से होने वाले लगातार जल रिसाव ने जमीन को दलदल बना दिया है। हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव इसका सबसे बड़ा शिकार बना है, जहां खेती पूरी तरह नष्ट हो गई है। और इस समस्या के समाधान के लिए 2003 में एक अंतर्राष्ट्रीय पहल की गई। इंडो डच योजना के नाम से हॉलैंड यानी नीदरलैंड की आर्थिक मदद ली गई। नीदरलैंड की मदद लेना भी एक रणनीतिक फैसला था, है ना? बिल्कुल। नीदरलैंड दुनिया का वो देश है जिसका बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। उन्होंने सदियों से पानी को जमीन से बाहर निकालने और जलभराव से निपटने की तकनीक में महारत हासिल की है। तो उन्होंने यहाँ क्या किया? इस योजना के तहत बड़ोपल और आसपास के क्षेत्रों में सफेदा, यूकेलिप्टस के हजारों पेड़ लगाए गए। सफेदे का पेड़ प्रकृति का एक वाटर पंप है। यह जमीन से भारी मात्रा में पानी खींचकर हवा में वाष्पीकृत कर देता है, जिससे दलदल सूखने लगता है। कमाल है। और यही सेम की समस्या पूर्वी राजस्थान के चंबल दिसन में भी है, विशेषकर कोटा जिले में, जहां चंबल की नहरों से अत्यधिक जल भराव होता है। वहां जल निकासी को सुधारने के लिए कनाडा सरकार की तकनीकी और आर्थिक सहायता से राजाद योजना चलाई जा रही है। जी, राजाद योजना। एक तरफ नहरों के रिसाव से जमीन पानी में डूब रही है और दूसरी तरफ राजस्थान का वो ऐतिहासिक सच है जिससे वो सदियों से लड़ता आ रहा है, सूखा और मरुस्थलीकरण। जब सेम की समस्या है तो पानी निकालना है, लेकिन जब पानी है ही नहीं तो उस जमीन को कैसे बचाएं? मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने और सूखे से निपटने के लिए सरकार ने दो बड़े कार्यक्रम चलाए, जो समय के साथ मील का पत्थर साबित हुए। वो कौन से हैं? पहला था सूखा संभावित विकास कार्यक्रम DPAP। इसे 1974-75 में शुरू किया गया था। इसका फोकस उन 12 जिलों पर था जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती है, जैसे कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिले और अजमेर और टोंक। यहाँ जल संरक्षण के ढांचे बनाए गए। और दूसरा कार्यक्रम और भी बड़े पैमाने का है, मरु विकास कार्यक्रम DDP। 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का सीधा लक्ष्य रेगिस्तान के प्रसार को रोकना है। ये पश्चिमी राजस्थान और अरावली के आसपास के 16 जिलों में संचालित है, जहां रेत के टीलों को स्थिर करने का काम किया जाता है। और अगर हम इनके वित्त पोषण की बात करें तो इन दोनों ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% का भार उठाती है। बिल्कुल।